नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर काफी हद तक देखा जाए तो अब साफ हो चुकी है। 28 सीटों में से लगभग 18 से 20 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि 3 से 4 सीटों में बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। एक सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई है। आपको बता दें, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए और आज मतगणना जारी है। लगातार बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत देते हुए बढ़त बनाई हुई है। मंधाता की बात करें तो यहां से बीजेपी को जीत दर्ज मिली है। बदनावर से भी बीजेपी के दत्ती जीत चुके हैं यहां से। और इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो एक सीट कांग्रेस के खाते में आई है। और इस समय बीजेपी के कार्यालयों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ढोल बजाते हुए बीजेपी के झंडे दिखाए जा रहे हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी में जश्न का माहौल है। जिस तरह से 3 से 4 सीटें बीजेपी के खाते में आई है, एक सीट कांग्रेस के खाते में पहुंची है और रुझान में लगातार बढ़त बनी हुई है। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। जश्न में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। तो आपको बता दें, रुझान में जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिली है, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। बीजेपी बड़ी संख्या में बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और अब कांग्रेस ने जिस तरह का दावा किया था 28 सीटें जीतने का, जिसे लेकर संशय बरकरार है। नतीजे जब तक नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से रुझान दिख रहे हैं उसमें बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। बदनावर से बीजेपी ने सीट जीत ली है। इसके अलावा मंधाता से भी बीजेपी ने सीट जीत ली है। और 19 जिलों में लगातार 28 सीटों पर मतगणना जारी है। और आपको बता दें, 19 जिले में जो 28 सीटें हुई उनमें 355 कैंडिडेट थे प्रत्याशी के रूप में जो खड़े हुए। इनमें से 333 पुरुष थे और 22 महिलाएं थी। वोटिंग का प्रतिशत अगर देखा जाए तो इस बार जो उपचुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग का प्रतिशत 70% से भी ज्यादा गया है। 2018 की जीत को कांग्रेस इस बार नहीं दोहरा पाई है और बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाते हुए रुझानों में अपनी जीत दर्ज कराते हुए आगे बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बड़े संख्या के साथ, बड़ी सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। चलिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त बीजेपी में किस तरह जश्न का माहौल चल रहा है। ढोल ताशों के साथ बीजेपी जश्न मना रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इस वक्त, जहां से बीजेपी के जश्न के माहौल की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, रुझान आने के बाद से आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से बीजेपी जश्न मनाना शुरू कर चुकी है। और जिस तरह से रुझान आए हैं, 28 सीटों में उपचुनाव हुए हैं, लगातार 18 से 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 3 सीटें बीजेपी जीत भी चुकी है, हालांकि एक सीट कांग्रेस के खाते पर पहुंची है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ढोल और ताशे के साथ जश्न मनाते हुए बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद है। यहां पर महिलाओं में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें जिस तरह से बीजेपी के दफ्तर से, बीजेपी के कार्यालय से देखने को मिल रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। गौरव जी, जिस तरह से रुझान आए हैं और बीजेपी कार्यालयों में तो जश्न मनना भी शुरू हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं अब मध्य प्रदेश की राजनीति को आप, जब बीजेपी एक बड़े बहुमत की तरफ जाती हुई दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने बेहतर मेहनत की
बड़े नेताओं ने परिश्रम किया और जो पार्टी के रणनीतिकार थे जिन्होंने कांग्रेस के उन प्रमुख मुद्दों को हवा कर दिया जिन मुद्दों के सहारे कांग्रेस इस मैदान में थी। इसलिए मैं इसे एक बेहतर रणनीति का प्रबंधन मानते हुए भारतीय जनता पार्टी का की सफलता मानता हूं। जी बिल्कुल। अब ये जीत नतीजे आने के बाद, हालांकि ये रुझान है, रुझान में लगातार बढ़त बनाए हुए है और बहुत ज़्यादा समय नहीं है नतीजे आने में। सीटें जीतने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अब मायने तलाशे जाएंगे गौरव जी। क्या शिवराज का कद और बढ़ जाएगा? क्या सिंधिया जी की जो एंट्री हो रही है, एक भव्य तरीके से एंट्री हो रही है, काफ़ी सीटें लेकर के आ रहे हैं, आगे इनकी भूमिका अब कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये देखने वाली बात रहेगी। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि बेहतर रणनीति का उदाहरण था ये। आप पूरे चुनाव को देखेंगे तो जब बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा प्रभावी हो रहा था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी भारतीय जनता पार्टी ने डाउन उसमें ले जाकर पीछे ले गए और शिवराज सिंह चौहान को आगे कर दिया। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुत्ता और आइटम के इशू पर जिस तरीके का पब्लिक से अपील की, वो अपील जनता के बीच में घर कर गई और जो जहां पर वो माना जा रहा था कि कांग्रेस और भाजपा बराबर बराबर की स्थिति में है, उस चंबल और ग्वालियर संभाग में भारतीय जनता पार्टी एकदम से बूम कर गई। इसलिए ये सिर्फ अब शिवराज सिंह चौहान की मेहनत नहीं मानी जाएगी, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का योगदान भी माना जाएगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में किस तरीके के नए समीकरण बनते हैं, सिंधिया को किस तरीके से महत्व दिया जाता है और बाकी के जो अन्य नेता हैं शिवराज सिंह चौहान के विरोधी गुट के या समर्थक गुट के, उनके बीच में कैसा समायोजन व्यवस्थित किया जाता है। बिल्कुल गौरव जी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे कि आपने अभी बात की, क्योंकि ये इस उपचुनाव में भाषाएं बहुत अमर्यादित हो गई थी, असंवैधानिक हो चुकी थी। बीजेपी के कई नेता थे जिन्होंने भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। क्या कांग्रेस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाई? कांग्रेस के पास मौके बहुत सारे थे जहां वो अच्छा खेल सकती थी, मौकों का फ़ायदा उठा सकती थी, लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं पीछे होती नजर आई। स्वाभाविक है कि जिस तरीके के परिणाम हमें नजर आ रहे हैं, अगर हम 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर 40% के लगभग था और भाजपा का मात्र आधा % ज्यादा था, यानी दोनों पार्टियों को बराबर बराबर वोट मिले थे। लेकिन इस 28 उपचुनावों में के वोट शेयर को अगर हम देखते हैं तो 53% भारतीय जनता पार्टी को वोट लगभग मिल रहा है और कांग्रेस को 40% के करीब ही मिल रहा है। तो जो 13% का वोट शेयर अपना भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, उसको लेकर ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के जो मुद्दे थे वो जनता के बीच में निष्प्रभावी हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों पर अपनी जबरदस्त रणनीति के तहत उन्हें हवा कर दिया और भाजपा जो गलतियां कर चुकी थी उस पर कांग्रेस कोई भी कदम नहीं उठा पाई। जी बिल्कुल। बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस 28 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कमलनाथ की राजनीति को मध्य प्रदेश में आप किस तरह से देखते हैं? मध्य प्रदेश में रहेंगे या फिर इनको केंद्र में बुला लिया जाएगा? नहीं, देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कमलनाथ की सबसे बड़ी भूमिका रही थी और कमलनाथ ने जिस समय सरकार बनाई थी उस समय कमलनाथ मध्य प्रदेश में कोई प्रभावी चेहरे के तौर पर नहीं जाने जाते थे जनमानस के बीच में। कांग्रेस के बड़े लीडर जरूर थे, लेकिन उनके कारण सरकार बनी। उसके बाद जो घटनाक्रम घटित हुए 28 विधायकों का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़कर जाना, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण जो नुकसान कांग्रेस को हुआ, तो उसके लिए जवाबदार सीधे सीधे कमलनाथ को नहीं ठहराया जा सकता है। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके गुट की महत्वाकांक्षाओं को भी आंकना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस हार को किस नजरिए से देखती है। अगर वर्तमान परिस्थिति में मैं कहूं तो कमलनाथ ने इस पूरे चुनाव को एक बेहतर तरीके से लड़ा था, लेकिन जो असर जनता के बीच में छोड़ना था उसको छोड़ पाने में वो असफल रहे और उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छे तरीके से सफल हो गई। जी बिल्कुल गौरव जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कांग्रेस की तरफ से केवल कमलनाथ ने ही कमान संभाली हुई थी। एक बड़ा चेहरा, कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह इस उपचुनाव में बहुत सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आए। हालांकि 2018 के चुनाव में जरूर नजर आए थे। क्या उन्हें पहले से कुछ आभास हो चुका था परिणामों का, नतीजे का, इसलिए उन्होंने अपने आप को पीछे रखा? नहीं, देखिए, अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ
जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को हैंडल कर रहे थे, उसमें ये राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह रणनीति को बनाने में बैठे हुए हैं और कमलनाथ एक फेस बनकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। उसके पीछे वजह एक ये थी कि दिग्विजय सिंह 2003 से लेकर आज तक के जितने भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुए हैं, वो उनमें भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहते थे। 2018 के चुनाव में भी दिग्विजय सिंह पीछे हो गए थे। आप अगर देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन्हें मुद्दा बनाकर घेर दिया और अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया। तो ये एक रणनीति के तहत दिग्विजय सिंह साइलेंट मोड पर रहे और वो भी अंतिम दिनों में आए, क्योंकि जब आप लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके समर्थक और अन्य दलों के, आपका जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता रहता है वो आपके ऊपर एक ज्यादा भरोसा करता है। तो दिग्विजय सिंह इस कारण सबसे आखिरी में आए, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकल तरीके से उन्होंने अपने आप को डाउन कर रखा था। अगर मेरा मानना है कि अगर दिग्विजय सिंह शुरुआती दौर से ही इस उपचुनाव में सक्रिय हो जाते तो ये जो 40% वोट शेयर कांग्रेस को मिला है, ये 28-29% के आसपास आकर टिक जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा चुनाव दिग्विजय सिंह के ऊपर केंद्रित कर देती। और दिग्विजय सिंह आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शुभंकर के तौर पर जाने जाने वाले नेता हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, मतगणना लगातार जारी है। अब तक जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। जो सीटें जीत कर आई है उसमें भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस के खाते में अभी तक 1 सीट गई है। बदनावर से बीजेपी को सीट मिली है, मांधाता से बीजेपी को सीट मिली है और सुवासरा के हरदीप सिंह डंग भी बीजेपी के प्रत्याशी रहे, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें भी जीत दर्ज मिली है। तो आपको बता दें कि ये लगातार उपचुनाव, ये साधारण उपचुनाव नहीं रहा। जिस तरह से बात की जाती थी 1 या 2 सीटों की बात की जाती थी, तो ये साधारण उपचुनाव नहीं रहा। और इसमें सबसे ज्यादा सीटें जो रही ग्वालियर चंबल संभाग की रही, 16 सीटों पर उपचुनाव रहा। ग्वालियर चंबल संभाग में इस वक्त क्या अपडेट है, इसके लिए हम आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वहां पर गुरु शरण शर्मा जी जुड़े हुए हैं। गुरु शरण जी, अब तक की क्या अपडेट है आपके पास? ग्वालियर में भी जहाँ डबरा में इमरती देवी बहुत आगे चल रही थी, 10वें राउंड के और 11वें राउंड के बाद वो आप 615 वोटों पे आगे हैं जी। महगांव से जो है ओपीएस भदौरिया जो बहुत पीछे चल रहे थे वो आगे हो गए हैं जी, मंत्री हैं भाजपा सरकार में। और एक कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट कांग्रेस के रामचंद्र दांगी जीत गए हैं। ये सीट गोवर्धन दांगी के निधन के बाद खाली हुई थी और यहाँ पर नारायण सिंह पवार को उन्होंने हराया है। अनीता जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं डबरा की। गुरु शरण जी, आपसे इमरती देवी बहुत चर्चित चेहरा रही इस बार उपचुनाव में और लगातार जो उनका सुबह से बढ़त तो बनाए हुए हैं, लेकिन वोटों का जो आंकड़ा है, वो जो संख्या है, वो लगातार घट रही है। 800 से अब वो आप बता रहे हैं 600 पर पहुंच चुकी है। क्या कुछ संभावनाएं देख रहे हैं डबरा सीट में? इमरती देवी डबरा सीट से चौथी बार चुनाव लड़ रही है। 2008 में भी विधायक रही, 13 में भी रही, 18 में भी रही, इस बार चौथी बार उनका चुनाव है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उनके लिए काफी जो है महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि बागी होने के बाद चुनाव लड़ रही है। और ऐसी स्थिति में जहाँ वो 80,000 की जीत का दावा कर रही थी, स्थिति 10वें राउंड के बाद ये कि 615 वोटों पर सिमट के रह गई है। अभी हालांकि 25 चरणों में मतगणना होनी है, अभी 10 राउंड पूरे हुए हैं और सुबह उन्होंने 80,000 की काउंटिंग को 80,000 की जीत को उन्होंने 20,000 की जीत में परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि 20,000 की जीत तो जीतूंगी। और अभी इस सीट पर जो चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं संगीता जी। बिल्कुल, इस बार जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि सबसे कम आकलन जो आ रहा है निकल करके, अब तक की जितने भी चुनाव जीत चुकी हैं उसमें कई हजार वोटों से आगे बढ़ती रही हैं, लेकिन इस बार 600 तक में सिमट आई हैं। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं इमरती देवी के लिए। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा हालांकि आगे बनी हुई है। अभी बात कर लेते हैं गुरु शरण जी, मेहगांव सीट की बात की जाए अगर, तो मेहगांव में सुबह से लगातार बढ़त बनाए हुए थे हेमंत कटारे, जिन्हें कि पैराशूट से लाया गया माना जा रहा था, और अब ओपीएस भदौरिया यहाँ पर अपनी बढ़त बना चुके हैं। अब क्या अपडेट है इस सीट को लेकर के आपके पास? संगीता जी, 6 राउंड तक हेमंत कटारे ही बढ़त बनाए हुए थे। उसके बाद जो
सातवें राउंड से ओपीएस भदौरिया लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग 60,000 से ऊपर के वोटों की बढ़त इस समय ओपीएस भदौरिया ने बढ़ा ली है और वहां पर 30 राउंड में मतगणना होनी है। ऐसी उम्मीद बताई जा रही है कि ओपीएस भदौरिया की अब स्थिति जो है मजबूत रहेगी, क्योंकि अब जिन जिन जगह की जो है वोटिंग मशीन खुलेंगी वो वाले बेल्ट जो ओपीएस भदौरिया के प्रभाव वाले और भाजपा के प्रभाव वाले बेल्ट बताए जाते हैं। एक और बात कर लेते हैं आपसे, ग्वालियर सीट की बात कर लेते हैं। 2 सीटें हैं ग्वालियर में। ग्वालियर पूर्व की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर क्या अपडेट देखने को मिल रही है इस वक्त आपको? मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार के बीच शुरू से ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। ग्वालियर पूर्व की बात करें, मुन्ना लाल गोयल की अभी जो बढ़त है बहुत ज्यादा बढ़त रही है। यहाँ पर भी जो है काउंटिंग पूरी होते हो सकता है कि जो परिणाम डबरा में देखने को मिलेंगे वो परिणाम जो है ग्वालियर में भी देखने को मिले। और ये जो है सतीश सिकरवार की स्थिति बहुत मजबूत है, जबकि दूसरी ओर ग्वालियर सीट पर जो प्रद्युमन तोमर 10,000 से भी ज्यादा वोटों से जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन मुन्ना लाल गोयल की जो बढ़त है मात्र अभी 2500 वोटों से ही आगे की बढ़त हो पाई है। संगीता जी जी बिल्कुल, अगर बात की जाए प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात की जाए, लगातार यहाँ पर उनके खिलाफ चीज़ें चलाई गई, क्योंकि उन्हें सिंधिया के साथ उन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन की थी तो वहाँ की जनता ऐसा माना जा रहा था कि उनके खिलाफ हो चुकी है। लेकिन अब सुबह से जब से रुझान आने शुरू हुए हैं तब से ही वो आगे बने हुए हैं। इस समय क्या अपडेट चल रहा है? संगीता जी, प्रद्युमन सिंह तोमर इस समय 10,000 से भी ज्यादा मतों से आगे बने हुए हैं। 11 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, वहां पर 12वें राउंड की मतगणना चालू है। और प्रद्युमन सिंह तोमर का जो व्यवहार है वो पूर्व से ही क्षेत्र की जनता के बीच में है। हाँ, सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आने के बाद कुछ माहौल बना था, गद्दार वर्सेज टिकाऊ वाला खुददार वाला, लेकिन वो माहौल धीरे धीरे करके जो है वो माहौल वोटिंग की तारीख तक आते आते वो पूरा माहौल जो है परिवर्तित हो गया, वो भाजपा के वोटों में परिवर्तित हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, नज़र बना के रखिएगा, सारी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, ग्वालियर चंबल संभाग 16 सीटें बहुत मायने रखती हैं इस उपचुनाव में, और ये बहुत ही संवेदनशील इलाका रहा है, क्योंकि यहाँ से सिंधिया की एक कद्दावर नेता, यहाँ से सिंधिया का चेहरा ही हमेशा जीतता रहा, और 22 सीटों में से काफ़ी सारी सीटें जो थी इसी क्षेत्र से रहीं, उन्हीं को टिकट दिया गया और लगभग आगे की बढ़त बनाए हुए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात की जाए तो उन्होंने क्षेत्रीय जनता के बीच में अपनी एक पहुंच बनाई है, अपनी पकड़ बना के रखी हुई है, वहाँ की जनता के दिलों में राज करते हैं। आपने देखा होगा कई बार नाली में उतर करके खुद सफाई करने लग जाते थे, तो इस तरह से जनता भी उनके साथ जुड़ती रही है, जनता का जुड़ाव उनके साथ रहा है। और इस समय 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि कांग्रेस में भी मंत्री रहे और फिर जब बीजेपी में शामिल हुए फिर उनको मंत्री बनाया गया। और बात की जाए भिंड के इलाके की, यहाँ पर किस तरह से माहौल है, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप राजावत जुड़े हुए हैं। प्रदीप, इस वक्त क्या अपडेट है? जी, भिंड में इस समय लगातार काउंटिंग का दौर चालू है और काउंटिंग 12वें राउंड में पहुंच चुकी है, जिसमें मेहगांव विधानसभा की बात की जाए तो मेहगांव से भाजपा को 1637 12वें राउंड में मिले हैं, तो कांग्रेस को 3241 मिले हैं। लेकिन भाजपा से ओपीएस भदौरिया 3288 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं गोहद की बात की जाए तो गोहद में 12वें राउंड में 2890 मेवाराम को मिले कांग्रेस से, और भाजपा से रणवीर जाटव को 2327। तो कुल मिला के गोहद से कांग्रेस 9214 मतों से आगे चल रही है 12वें राउंड में। जी बिल्कुल। बात की जाए मेहगांव की अगर, तो मेहगांव में हेमंत कटारे को पहले से ही पैराशूट और आयातित कैंडिडेट माना जा रहा था। ओपीएस भदौरिया शुरुआती दौर से पीछे चल रहे थे, लेकिन किस राउंड में वो आगे आए हैं और अभी कितने राउंड बचे हैं यहाँ? जी, मेहगांव की बात की जाए तो मेहगांव में 27 राउंड में होना है और गोहद में 24 राउंड में होना है। तो मेहगांव में अभी 12वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और अभी 27 राउंड की गिनती टोटल होना है। और
क्योंकि जो ओपीएस भदौरिया की बढ़त हुई है ये उनका क्षेत्र माना जा रहा है। फिलहाल अभी राउंड बाकी है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, ग्वालियर चंबल संभाग की बहुत खास सीट रही है भिंड की मेहगांव और गोहद। जहां पर मेहगांव की बात की जाए तो हेमंत कटारे, सत्यदेव कटारे कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे हैं। उन्हें मेहगांव सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और शुरुआती दौर से रुझान जो था उनकी तरफ था, कांग्रेस सीट की तरफ था। लेकिन अब हेमंत कटारे पीछे हो चुके हैं, ओपीएस भदौरिया यहां आगे हो चुके हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और आपको बड़ी खबर हम इस वक्त दे देते हैं, डबरा से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी पीछे हो गई हैं। ग्वालियर से की बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। डबरा से जो एक चर्चित चेहरा इमरती देवी अपने पीछे हो चुकी हैं। यहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए थी, 1000 के बाद 800 में और 800 के बाद 600 में आई और उसके बाद अब इमरती देवी पीछे हो चुकी है। तो आपको बता दें, इमरती देवी पीछे हो गई हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं डबरा से और लगभग 1996 वोटों से पीछे चल रही हैं इमरती देवी। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त हम आप, जहां बीजेपी के इस सीट की जीत की दावेदारी की जा रही थी। और इंदौर सावेर सीट की बात की जाए तो यहां पर तुलसी सिलावट एक ऐसे नेता रहे जिनके लिए प्रेमचंद गुड्डू और सावेर की सीट में तुलसी सिलावट के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। क्या है यहाँ की कुछ अपडेट हम देख लेते हैं। हमारे सहयोगी रियाज खान यहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रियाज, क्या कुछ अपडेट है इस सीट के लिए? संगीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसी सिलावट को पहले राहुल से ही बढ़त के ऊपर मतलब चल रही थी इनके पास। अब तक का देखा जाए तो 5081 वोट इनके मतलब मतों से आगे चल रहे हैं प्रेमचंद तुलसी सिलावट। लगभग 50,000 जीत का दावा किया जा रहा था, क्या ऐसा होता दिख रहा है? नहीं, 50,000 का तो एक क्या है, ये देखा जाए तो एक जुमला रहता है। अभी तो गिनती और चालू है और आगे भी कुछ मतलब कम ज्यादा होने की उम्मीद है इसके ऊपर, सीट के ऊपर। बिल्कुल। अभी कितने राउंड की काउंटिंग वहां बची हुई है? अभी देखा जाए तो कम से कम 8 राउंड और बचे हैं। अभी तक के 11 राउंड हो चुके हैं। बिल्कुल। किस तरह का माहौल देखा जा रहा है मतगणना स्थल पर? अभी देखा जाए तो तुलसी सिलावट जो है, इनके खेमे में ही जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कांग्रेस में तो थोड़ी सी निराशा देखने को मिल रही है अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सावेर सीट लगातार संवेदनशील सीट रही है शुरुआती दौर से, जब से तुलसी सिलावट बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया के साथ। उसके बाद से ये सीट जो थी कांटे की टक्कर बनी। यहाँ पर तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू के बीच लगातार कांटे की टक्कर रही और अब इस वक्त जैसे कि दावा किया जा रहा था तुलसी सिलावट की ओर से जीत दर्ज कराने का, तो अभी शुरुआती दौर से ही तुलसी सिलावट ने यहाँ पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो सावेर सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता रहे हैं हम 28 सीटों पे उपचुनाव और उपचुनाव की मतगणना आज चल रही है। स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से 28 सीटें जीतने का दावा किया था और अपनी स्ट्रेटेजी में कांग्रेस यहाँ फेल होती नजर आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इमरती देवी जो इस उपचुनाव का एक बड़ा चेहरा रही हैं, डबरा से यहाँ पर पीछे चल रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और खंडवा से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रियासत खान जुड़े हुए हैं। रियासत, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त मतगणना को लेकर? अभी फिलहाल जो है मतगणना कंप्लीट पूरी हो चुकी है। 22,000 के से जीत चुके हैं नारायण पटेल साहब और उनका जो है अभी जी और उन वो जो है अभी मानधाता नहीं पहुंचे, अभी बीजेपी कार्यालय जाकर पहुंचे अभी वो फिलहाल। बिल्कुल। बात हुई आपकी नारायण पटेल जी से जीत के बाद?
जीत के बाद उन्होंने सीधा साधा आश्वासन दिया कि मैं जो लोग जनता ने मुझे चुनकर जिताया है, मैं जनता के बीच जाऊंगा, उनके काम करूंगा और जनता का आशीर्वाद मिला है तो उसको पूरा मैं जो है सहयोग दूंगा उनको पूरी तरीके से। बिल्कुल, आगे अब किस तरह से काम करेंगे इस पर कुछ खुलासा किया है उन्होंने? जी, उन्होंने ये बताया कि जो हमारे शिवराज सिंह चौहान ने जो यहाँ पर तहसील की घोषणा की थी वो भी पूरी करेंगे, जनता के जो काम रुके हुए थे वो पूरे करेंगे। कांग्रेस में रहकर मैंने जो है मेरा जो मानता था पिछड़ा था, मैं बीजेपी में जाकर शामिल हुआ और आज मुझे जनता ने चुना है और मैं इस जनता के बीच पर जो भी उन्होंने मुझे इस लायक बनाया मैं उन पर खरा उतरूंगा उस काम के लिए। बिल्कुल, नारायण पटेल रियासत जब बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि कमलनाथ से अगर हम कोई बात कहते थे अपने क्षेत्र के विकास के लिए तो बात ही नहीं सुनते थे। अब क्या वो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि शिवराज जी उनकी बात सुनेंगे और उनके क्षेत्र का विकास होगा? ऐसा कुछ उन्होंने उम्मीद जताई है? जी, वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में उन्होंने 15 महीने का कार्यकाल देखा, 15 महीने में उनके काम अधूरे रहे, जनता ने उनको चुन के जिताया था कांग्रेस में, पर आखिर को उनको जो है बड़ा फैसला लेकर बीजेपी में शामिल होना पड़ा और उसके बाद उन्होंने जो है पूरी तरीके से उनको आश्वासन दिया गया बीजेपी पार्टी से कि हम तो जो है पूरे काम आपके करवाएंगे। उसी को लेकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आज वो जीत कर हासिल हुए और जनता के बीच में जाएंगे और वो पूरे काम को अंजाम देंगे। उन्होंने ये बात वादा किया पूरा। चलिए, अब वहाँ की जनता के लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है, एक जो उम्मीद उन्होंने लगा के रखी थी, हो सकता है उनके प्रत्याशी जिसको जिताया है इन्होंने अब उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। चलिए, बहुत शुक्रिया रियासत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 28 सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट आई है अभी तक। नारायण पटेल मांधाता से अपनी सीट जीत चुके हैं, बदनावर से भी सीट बीजेपी के खाते में पहुंची है, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग जीत चुके हैं अपनी सीट। और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही थी, जो एकदम उलटफेर देखने को मिल रहा है, वो इमरती देवी की सीट को लेकर के, डबरा की सीट को लेकर के है। बीजेपी से प्रत्याशी है इमरती देवी, लेकिन फिलहाल पीछे हो गई हैं। नेपानगर की बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज करा ली है। सुमित्रा काजरेकर 26,000 वोटों से जीत चुकी हैं। बदनावर में भी बीजेपी की जीत हो चुकी है, राजवर्धन सिंह दत्ती ने यहाँ जीत दर्ज कराई है। और सांची में भी प्रभुराम चौधरी ने बीजेपी की सीट जीत ली है। प्रभुराम चौधरी सांची से बड़ी सीट रही और बीजेपी की ये सीट खाते में पहुंच चुकी है। तो बीजेपी जिस तरह से लगातार बढ़त बनाए हुए है और अब नतीजे भी लगातार आते जा रहे हैं और बीजेपी के खाते पर सीट जाती जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटजी यहां लगभग फेल होती दिख रही है। बीजेपी के कार्यालयों में जिस तरह से जश्न का माहौल देखा जा रहा है, ढोल ताशों के साथ यहां कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। रुझान आने के बाद से ही लगभग तस्वीर साफ हो गई। एक तरफा बैटिंग की जा रही है लगभग सभी सीटों पर देखा जाए तो, हालांकि नतीजे अभी नहीं आए हैं, ये सिर्फ रुझान है, लेकिन जो भी नतीजे आए हैं उनमें भी बीजेपी की सीट बीजेपी ने दर्ज कराई है और एक सीट अभी तक कांग्रेस को मिली है। अब कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ये हार चुके हैं सीट अपनी। आपको बता दें, फूल सिंह बरैया अपनी सीट गंवा चुके हैं, यहां से इन्हें हार देखने को मिली है। और नेपानगर से बीजेपी की सीट जीती जा चुकी है, बीजेपी के खाते में नेपानगर की सीट गई है। फूल सिंह बरैया भांडेर से अपनी सीट हार चुके हैं, जो कि एक बड़ा दावा कर रहे थे यहां से सीट जीतने का, लेकिन ये सीट जो है उन्हें नहीं मिल पाई है। और बीजेपी के कार्यालयों में जिस तरह से जश्न का माहौल देखा जा रहा है, रुझान आने के बाद से, जैसे ही रुझान आए हैं और एक तरफा रुझान देखने को मिले, उसके बाद बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के कार्यालयों में, बीजेपी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। यहाँ पर ढोल ताशों के साथ मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस कार्यालयों में मायूसी है, उदासी है। और जब रुझान आने शुरू हो गए थे, एक तरफा चीज़ें जा रही थी, तभी कमलनाथ ने अपना दफ्तर छोड़ दिया था और घर के लिए लगभग रवाना हो गए थे। हम आपको दिखाते हैं कमलनाथ ने क्या कहा।
चलिए हम आपको सुनवाते हैं कमलनाथ ने दफ्तर से निकलते हुए क्या कहा जब वो घर के लिए रवाना हो रहे थे। निश्चित रूप से मायूसी है। मतदाताओं का निर्णय होता है, वो स्वीकार करते हैं और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे, पूरे रिजल्ट तो आ जाए। थैंक यू। जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे, पूरे रिजल्ट तो आ जाए। तो पूर्व सीएम कमलनाथ जिनके हाथों में सत्ता आई थी 15 महीने के लिए 2018 के चुनाव में बड़ी तेजी से वापसी की थी कांग्रेस ने, सीएम बनाए गए थे, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं उससे निश्चित रूप से मायूसी है और उन्होंने साफ कहा कि जो भी जनता का फैसला है उसे हम स्वीकार करेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से जश्न का माहौल बीजेपी के कार्यालय में देखा गया उसी तरह से मायूसी दूसरे कार्यालय में कांग्रेस के दफ्तर में देखी जा रही है। और मतगणना चल रही है, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। लगातार बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाकर रखी हुई है। 19 जिले, 28 सीट और 355 कैंडिडेट, जिसमें से 333 पुरुष प्रत्याशी हैं, जिनमें से 22 महिलाएं हैं, महिला प्रत्याशी खड़ी हुई हैं। अब जिस तरह से बीजेपी सीट जीत दर्ज करती जा रही है, निश्चित रूप से अब मायने निकाले जाएंगे। एक नई तस्वीर मध्य प्रदेश की देखने को हमें मिलेगी और इस जीत के मायने निश्चित रूप से तलाशे जाएंगे। क्या शिवराज का कद इसमें बढ़ेगा? क्या अब उनकी भूमिका और आगे बढ़ेगी? तो आपको बता दें 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें एक तरफा जीत बीजेपी की तरफ होती चली जा रही है। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, रुझान आने के बाद से बीजेपी के खेमे में निश्चित रूप से जश्न का माहौल है। इस तरह से जीत बीजेपी ने जो दावा किया था, हालांकि दावा कांग्रेस का भी था, कांग्रेस ने भी 28 सीटों पर जीतने का दावा किया था, लेकिन अब 28 सीटें जीतने का जो दावा था वो कांग्रेस का फेल हो गया है। अब जिस तरह से जश्न का माहौल बीजेपी में देखने को मिल रहा है, अब निश्चित रूप से इसके बाद मायने निकाले जाएंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मल्हार मीडिया से वरिष्ठ पत्रकार ममता यादव जुड़ रही हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कराती चली जा रही है। कांग्रेस के खाते में अभी फिलहाल एक ही सीट गई है। क्या मायने निकाले जाएं अब जिस तरह से अब शिवराज की भूमिका रही और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो भूमिका रही, 1 और 11 होकर निकले हैं ये मध्य प्रदेश की राजनीति में, अब इनकी भूमिका आगे कैसे रहेगी और मध्य प्रदेश की जो दशा और दिशा है उसमें किस तरह से परिवर्तन आप देखेंगी? संगीता जी, एक लाइन में कहा जाए तो ये भाजपा जीती है और कमलनाथ जी चुनाव हारे हैं, ठीक है ना जी। और जमीनी कार्यकर्ता का जो अवहेलना की है कांग्रेस ने, उसके अलावा जनता से ना जुड़े रहना, जनता से दूरी बनाने का परिणाम कांग्रेस ने भुगता है इसका। अब रहा सवाल सिंधिया और शिवराज की जोड़ी का, तो फर्क तो पड़ा है, लेकिन एक मैसेज ये भी गया है कि नेता बिक जाते हैं। तो इसमें अभी कितने इनके कैंडिडेट अभी जीत रहे हैं अभी ये भी कह नहीं सकते, लेकिन ये जितने कांग्रेस के अभी जितने भी विधायक बीजेपी में आए थे ये बीजेपी के कारण जीते हैं, ये अपने नाम के कारण नहीं जीते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने बिकाऊ और टिकाऊ को मुद्दा बनाया था ममता जी, लेकिन वो स्ट्रेटजी उनकी फेल होती नजर आ रही है। बिकाऊ और टिकाऊ को जनता ने नकार दिया, उन्होंने अपना प्रत्याशी देखा या बीजेपी पार्टी देखी, ये आप थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जनता ने प्रत्याशी को नहीं देखा, जनता ने पार्टी को देखा। उनको लगा कि टिकाऊ तो सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी टिकाऊ पार्टी है और कांग्रेस ने पिछले 15 महीने की सरकार में जो किया था उससे जनता काफी निराश हो गई थी। जो कहा वो ये कर नहीं पाए और जनता को चारों तरफ से परेशान कर दिया।
तो ये भी एक कारण रहा। जमीनी तौर पे कांग्रेस विफल रही है पूरी तरीके से। तो पार्टी तो टिकाऊ है लेकिन प्रत्याशी टिकाऊ नहीं है। तो ये वोट जितना गया है, ये जितने जीते हैं, तो ये भाजपा जीती है ना कि कोई प्रत्याशी जीता है। बिल्कुल। ममता जी, कमलनाथ जी की बात की जाए तो कमलनाथ जी, आपने कहा कि दूरी बनाकर रखी, उन्होंने जनता से दूरी बनाकर रखी, मीडिया से दूरी बनाकर रखी। अब क्या वो मध्य प्रदेश से दूर होने जा रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी रहेगी अब कांग्रेस की कमलनाथ को लेकर? हाँ, अब विकल्प कुछ तलाशेंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश में वो विकल्प देखेंगे। अब वो सीधा राष्ट्रीय राजनीति की तरफ फिर से वापस जाएंगे, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल। अब रुझान आने शुरू हो गए हैं, नतीजे आने में बहुत कम समय बचा है, जो पूरी सीटों के नतीजे हमें मिलेंगे। एक चीज तो समझ में आ रही है कि अब बहुमत की तरफ तो बीजेपी बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस के पास भी पिछले बार की अपेक्षा इस बार सीटें ज्यादा हैं। अब देख, क्या विरोध जब किसी चीज का किया जाएगा, सदन में जब विरोध कांग्रेस करेगी, तो क्या इनके पास अब सदस्य ज्यादा होने के कारण ज्यादा मुखर हो पाएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल। मेरा सवाल ममता जी ये है कि निश्चित रूप से बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के पास भी पिछले बार की अपेक्षा सीटें ज्यादा है, बहुमत ज्यादा है। तो संपर्क ममता जी से टूट गया है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस बार जिस तरह से सीटें बहुमत की तरफ आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है बीजेपी का, और बीजेपी का जो ये बहुमत का आंकड़ा है, तो कांग्रेस के पास भी 87 के बाद अब कितनी सीटें और आ पाएंगी? निश्चित रूप से पिछले बार की अपेक्षा इस बार सीटें कांग्रेस के पास ज्यादा रहेंगी। अब इसकी जो तस्वीर बनेगी वो सदन में देखने को मिलेगी। सदन में आने के बाद कांग्रेस अपना विरोध, अपना मुखर रूप किस तरह से दिखा पाती है। और सत्ता का फाइनल ये चल रहा है, आज मतगणना लगातार चल रही है और मतगणना में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। सीटें भी जो, नतीजे भी जो आ रहे हैं, वो भी बीजेपी इस पे जीत दर्ज करा रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही दलों के नेताओं ने जब चुनाव प्रचार में उतरे, चुनाव मैदान में उतरे, तो जिस तरह से बात की जा रही है कि 28 सीटों पर उपचुनाव है और बीजेपी ने जिस तरह से जीत दर्ज कराई है अपनी कई सीटों पर, और जिस तरह से रुझान आगे बढ़ा के रखे हुए हैं, अब मध्य प्रदेश को एक टिकाऊ सरकार जरूर देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश का विकास जिस तरह से रुका हुआ था, क्योंकि सरकार नहीं मिल पा रही थी, एक टिकाऊ सरकार की बहुत ज़रूरत थी इस वक्त मध्य प्रदेश को, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के विकास, मध्य प्रदेश की उन्नति, मध्य प्रदेश की तरक्की रुकी हुई थी। कई सारी फाइलें बंद पड़ी थी, अब उन फाइलों के खुलने का भी वक्त आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के काम रुके पड़े थे, वो भी हो जाएगा। तो 28 सीटें हैं, 19 जिलों में कार्य का चल रहा है पूरा। कैंडिडेट लगभग 355 कैंडिडेट है जिनके भाग्य का फैसला होना है। कुछ कैंडिडेट के भाग्य का फैसला हो चुका है। ये सत्ता का फाइनल है। फिलहाल सत्ता के फाइनल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।